हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के अन्य सवाल आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर शायद 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको होमवर्क के लिए करने के लिए दिया था और आप में से कई बच्चों ने इसको किया भी है। उसके बाद हम आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की भांति है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको परसों कहा भी था कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 आपको समझा रहा हूँ। ये पहले प्रश्न नंबर 2 की तरह है। ये प्रश्न नंबर मैं आपको कराऊंगा और प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको स्वयं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड से इन संख्याओं के मौसों और लॉसों निकालने हैं, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। प्रश्न पहला है किताब से, पहली संख्या है 12, 15, 21। इन तीन संख्याओं के हमें मौसों और लॉसों निकालने हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 12 इक्वल दूसरी संख्या 15 इक्वल तीसरी संख्या 21 और बराबर। अब फिर उन्हीं की तरह यहाँ पर हम करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद 15 के करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। तो 12, 15, 21 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। हाँ, उसके बाद जो है 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम निकालेंगे पहले एचसीएफ, उसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। पहले एचसीएम निकालेंगे। मैंने आपको परसों कहा था कि एचसीएम निकालने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं, चूंकि अब 3 संख्याएं दे रखी हैं, इन तीनों संख्याओं में देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 2 यहाँ है, परंतु 2 यहाँ और यहाँ नहीं है, तो 2 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इनमें 2 कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं, सरल गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन संख्या नहीं है। इसके बाद 3 और 3 हम यहाँ पा रहे हैं कि जो है 3 संख्या यहाँ भी है, 3 संख्या यहाँ भी है और 3 संख्या जो है यहाँ भी है। तो तीनों में मौजूद है, तो ऐसे पाएगा 3। उसके अलावा कोई अन्य संख्या ऐसी नहीं है इन तीनों संख्याओं में, 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या ऐसी नहीं है 3 के अलावा कि जो तीनों संख्याओं में मौजूद हो। तो इन तीनों संख्याओं का ऐसे पा गया 3, और हम इसका निकालेंगे एलसीएम। परसों की तरह मैंने आपको परसों कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं मौसों की तरह, एचसीएफ की तरह देखते हैं कि इनका मौसों कौन सा है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो पहले 3 लिख दीजिए। और जो कॉमन है उसको लिखने के बाद जो संख्याएं बची हुई हैं हम उनको भी लिखते हैं। जैसे 2 गुणा 2, तो हम लिखेंगे 2 गुणा गई 2 गुणा गई 5 गुणा गई 7। इन सबको गुणा करके आ रहा है 420। तो हमने यहाँ पर इनका एचसीएम निकाला, वो आया 3, एलसीएम निकाला, वो आया 420। तो इन्हीं प्रश्न नंबर 1 की तरह आपको प्रश्न नंबर 2 और 3 भी, इसी का प्रश्न नंबर 2 और 3 भी करना है स्वयं। फिर हम करेंगे इसको। अब एक प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से समझा रहा हूं। माना मैंने कोई संख्या, ये संख्या मैंने अपनी तरफ से लिखी हुई हैं, संख्याएं हैं 20, 40, 60। हमें इनका निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्रश्न वही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैं आपको प्रश्न फिर बता रहा हूं कि माना प्रश्न है आपके पास 20, 40 एंड 60 के जो है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड कीजिए। तो मैंने जो आपको पहले कराया था वही हम लिखेंगे 20 बराबर, यहाँ लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे क्या 60। तीनों संख्या लिखने के बाद हम इनके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में परेशानी हो रही है तो आप अलग से निकाल सकते हैं पेज में। जैसे मैंने अब 40 का निकाल रखा है, इस तरह से आप अलग से निकाल सकते हैं। तो हम पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा गए 5। अब उसके बाद 40 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 5। और उसके बाद जो 60 हैं, 60 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5, 2 दिन 4, 4 के बराबर 5 60। तो हमने यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी थी 20, 40, 60, उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें पहले जो हम डेली कर रहे हैं 20, 40 और 60 के पहले अभाज्य गुणनखंड लिख दिया इस तरह से। हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम? इसके लिए हम ये करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ, पहले लिखेंगे हम एचसीएफ। तो जो मैंने आपको कहा था इस पहले विधि में और परसों वाली विधि में जो मैंने आपको कहा था सेम हुई है। हमें एचसीएम निकालने के लिए यानी कि मौसों निकालने के लिए हमें संख्या देखनी है कि तीनों संख्याओं में कौन कौन संख्याएं उभयनिष्ठ है, यानी कि सारनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। हम पहले देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। हम यहाँ लिख देंगे 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिए यहाँ 2 है,
यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, हम लिखेंगे यहाँ क्या 2। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ 2 है परंतु यहाँ और यहाँ 2 नहीं है तो उसको हम छोड़ेंगे। अब यहाँ 3 है परंतु 3 यहाँ और यहाँ मौजूद नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 5। तो इसको लिखने के बाद गुणा करेंगे इनको, 2 दूनी 4 4 5 20। तो हमने पाया 20 40 60 का जो मौसो है वो 20 है। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने आपको वही कहा था, लेकिन इससे अच्छा तरीका मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, आप वही तरीका कीजिए। एलसीएम के लिए भी वही, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ लिखिए 2 गुणा गए। सेम एचसीएफ की तरह पहले करेंगे इसको एक बार, फिर 2 2 2 यहाँ लिखिए कि 2, फिर उसके बाद जो है 5 5 5 यहाँ लिखिए 5। अगर ये चूंकि एलसीएम है तो ऐसा लिखने के बाद जो संख्याएं कॉमन हैं उनको लिखने के बाद अब जो संख्याएं बच जाती हैं उनको और लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 बच गया, इसको भी लिख दीजिए गुणा गए, यहाँ 3 बच गया, इसको भी लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे इन संख्याओं को। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो है 120 120। तो इन संख्याओं का 20 40 60 का जो मौसो आया वो आया 20 और जो लॉसो आया वो आया 120। तो आप समझ गए होंगे मौसो निकालने के लिए, एचसीएम निकालने के लिए जो संख्याओं में कॉमन होगा सिर्फ वही लिखेंगे और गुणा कर देंगे। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए एक बार कॉमन लेंगे, जो संख्याएं कॉमन है उनको लिखेंगे और उसके बाद जो संख्याएं बच जाती है उनको उसके बाद लिखेंगे, तब जाके गुणा करेंगे तो उसको कहेंगे हम उसको एलसीएम। तो यहाँ पर आपको ना एलसीएम निकालना सीख गए होंगे वर्गमूल विधि से। अब आगे तो प्रश्न नंबर 3 आप फिर कॉल में कर लेना कि मौसो और लॉसो निकालने आवाज गुणन विधि से। प्रश्न नंबर 1 का मैंने आपको समझाया था, प्रश्न 2 और प्रश्न नंबर 3 आपको खुद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो किताब में वो है कि HCF 306 एंड 657 = 9 दिया है। ये है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। इसका अर्थ ये होता है कि 306 और 657 का जो HCF है यानी कि मौसो है वो 9 है, ये दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करना है 306 और 657 का लॉसो। तो दिया हुआ ये है और आपको ज्ञात ये करना है। दिया हुआ ये है कि जो है 306 657 का जो मौसो है वो 9 है। इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का जो लॉसो है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि दो संख्याओं का गुणा बराबर मौसो गुणा गई लॉसो। तो 2 संख्याओं का गुणा बराबर मौसो गुणा गई लॉसो। तो इसको निकालने के लिए जो नियम है इस प्रश्न को अब इससे करेंगे। किस तरह से करेंगे? 2 संख्याओं का गुणा, जो 2 संख्याएं हैं वो हैं 306 और 657। और इन 2 संख्याओं जो हैं 306 657 जो 2 संख्याएं हैं उनका जो मौसो है वो 9 है, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा। आपको निकालना एलसीएम। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं इस नियम को हम, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणा बटे एचसीएफ। तो एलसीएम, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में एलसीएम निकालना है, हमने इसको एलसीएम लिख दिया। एलसीएम बराबर कि ये एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणा, और ये गुणा का उल्टा नीचे भाग हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने, अगर आपको एचसीएफ निकालना है यहाँ पर, अगर आपको एचसीएफ निकालना तो आप ये लिखेंगे ऐसे ही, एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणा बटे एलसीएम। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, अगर आपको एचसीएम निकालना है तो इस एलसीएम को आप यहाँ लिखेंगे, बाकी अंश का हो जाएगा। तो इस निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे, इसको बराबर के लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं गुणा, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणा गई 657 बटे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है इसका 9। बस अब बराबर करेंगे इसको, 9 से कोई भी संख्या का भाग, 9 का भाग किसमें देना है, 9 का भाग इसमें 2 चाहे इसमें 2, एक ही बात है। 9 का भाग इसमें हमने दिया तो 73 बार गया, तो यहाँ बचा 306 गुणा गई 73 बराबर 22,338। तो हमने यहाँ पर ये पता कर दिया कि 306 657 का जो मौसो है वो 9 था, हमने इसका एलसीएम निकाला तो वो आया 22,338। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर चुका हूं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न लिखा हुआ है, आपको जांच करना है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उस संख्या के लिए आपको याद करना है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसको जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है उसे लिखेंगे। प्रश्न ये था कि प्रश्न नंबर, जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n
6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होते हैं। मैंने इसका मतलब ये है कि 6 की घात n मीन्स होता है 6 की घात में कोई भी संख्या हो, n मीन्स तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो 1 हो, कि 6 की घात में कोई भी संख्या हो, n मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे 1 हो, 6 की घात 1 हो, 6 की घात 2 हो, 6 की घात 3 हो, 6 की घात 4 हो, 6 की घात 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी संख्या हो, 6 की घात में कोई भी संख्या हो, उस घात को हल करने के बाद क्या जो उत्तर आएगा उसके इकाई में शून्य है कि नहीं है। प्रश्न यही पूछा गया उसके लास्ट में, समाप्त में से लास्ट इकाई में शून्य हो सकता ही नहीं सकता। मीन्स 6 की घात, मेरा कहने का मतलब यह है कि 6 की घात कोई भी संख्या लिखें, हम 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, जो उसको हल करने के बाद उसके लास्ट में शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हम जांचेंगे। अब कैसे जांचेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसका हल मैंने ये कर रखा है, लिखा हुआ मेरा ये, क्योंकि लिखने वाला प्रश्न ज्यादा है, ये समझ, इसको जरा समझिए। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। कि प्रश्न ये है, उत्तर इसका ये है, उसने कहा था ना कि शून्य पर समाप्त है कि नहीं है, हमने इसका उत्तर ये लिखा है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो, अगर यदि वो शून्य पर समाप्त होगी तो समझो वो 2 और 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में शून्य आता है वह संख्या 2 और 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। वो संख्या, मान लो कोई संख्या 50 है, उसके लास्ट में शून्य है, मानो कोई संख्या जो 50 है उसके लास्ट में शून्य है, 50 है, 500 है, 600, कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में शून्य है, उसमें 2 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है, इसके बाद 10 का भी जाता है। तो मेन संख्या यहाँ पर है 2 और 5, तो उस संख्या में 2 और 5 का भाग जरूर जाता है। अगर जो है इसके अंत में शून्य आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 और 5 से क्या होगी, विभाजित जरूर होगी। इसका मतलब ये बात, जो उसने संख्या दे रखी है 6 की घात n, हमने उसको दी 6 की घात n बराबर, इसको हमने 6 की हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। कैसे, 2 3 6, 2 × 3 घात में n है बराबर, इसको अलग लिखा 2 की घात n गुणा के 3 की घात, 2 की घात n गुणा के 3 की घात n। क्योंकि जो संख्या 6 की घात n का है, हमने इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टर किए, 2 × 3 आया, तो उसको अलग घात के मिल दिया 2 की घात n गुणा के 3 की घात n। अब हमने इसको ये निकाला यहाँ पे, इसको करने से हमने ये पता किया कि चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, हमने यहाँ पर देखा कि अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यहाँ पर 5 नहीं है, क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, यहाँ पर 5 नहीं है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यदि कोई संख्या के अंत में शून्य हो, शून्य पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित अवश्य होती है। परंतु हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 तो है पर 2 तो है पर 5 नहीं है। यहाँ पर मैंने दिया चूंकि 6 की घात n अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि हमने जब 6 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 3 आया, लेकिन 5 आया नहीं, जो कि 5 आना जरूरी था, 2 और 5 आना जरूरी था, लेकिन 5 तो आया नहीं, यहाँ पर 3 आया। जब यहाँ पर 5 नहीं आया तो हमने यहाँ पर लिखा, हमने चूंकि जो 5 नहीं आया है इसलिए विभाजित नहीं होगी। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप इसको फिर कॉपी में कर देना अच्छे ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा गई 11 गुणा गई 13 धन 13 और 7 गुणा गई 6 गुणा गई 5 गुणा गई 4 गुणा गई 3 गुणा गई 2 गुणा गई 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं? अभाज्य नहीं, भाज्य क्यों है ये संख्या, यानी कि भाज्य हैं, लेकिन क्यों है भाज्य? प्रश्न यही लिखा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा गई 11 गुणा गई 13 धन 13 और 7 गुणा गई 6 गुणा गई 5 गुणा गई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 संख्याएं भाज्य क्यों हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। और हम जानते हैं अभाज्य और भाज्य के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक और वही संख्या होती है, जबकि भाज्य गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं, भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के एक और उस संख्या के अलावा अन्य भी गुणनखंड होते हैं। कुल मिलाकर के हम इसको ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे यह आपने प्रश्न नंबर कक्षा 5 6 7 में पढ़ा हुआ है भाज्य अभाज्य। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं ये संख्याएं भाज्य हैं, ये संख्याएं अभाज्य हैं। हम पहले करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड हम ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे कि इन संख्याओं में किसका भाग जा रहा है। पहले पता कीजिए 15 किसका भाग जा रहा है 15 में, 1 का भाग जा रहा है 15 में, 3 का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है 15 में, उसके बाद 5 का भाग जा रहा है 15 में। तो संख्या 15 में जो 1 3 और 5 का भाग जा रहा है। अब देखिए 20 में 1 का भाग जा रहा है। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, 1 को लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। 1 के बाद 2 का भाग जा रहा है, 2 दाई 20, 2 का भाग जा रहा है, और 3 का नहीं आ रहा है, हाँ 4 का जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 का भाग गया। उसके बाद 5 का भाग 5 चौकू 20 और 10 दूनी 20, 10 का भाग जा रहा है, और लास्ट में क्या 20 से कम 20। तो 20 में जो है 1 2 4
5, 10 और 20 इन संख्याओं का भाग जा रहा है। अब बात करो 7 की। 1 का भाग जा रहा है, 1 का भाग मैंने अभी आपका सभी संख्या में जाएगा। उसके बाद 2 का भाग जा रहा है 7 में, नहीं। 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 कम 7 का भाग जा रहा है। और 11 में भी देखो 1 का भाग जा रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसका भाग नहीं जा रहा है, सीधे 11 का ही भाग जा रहा है। तो मैंने अभी आपको जैसे परिभाषा भी कही यहाँ पे कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। कौन 2 गुणनखंड? जैसे 7 का गुणनखंड 1 तो 1 है, 1 7 है, कोई और अन्य है ही नहीं। 11 का जैसे एक गुणनखंड 1 है, 1 11 और कोई अन्य है ही नहीं। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन से? एक तो 1 हो और दूसरा खुद वही संख्या हो लास्ट में। जैसे 11 का 1 तो 11 है, 1 खुद 11 है। 7 का 1 तो जो है गुणनखंड 1 है, 1 खुद 7 है। तो जिन संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड हो, ये दो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं के 2 सदृश गुणनखंड, जैसे इनके 2 नहीं 3 है, अगर सिर्फ 2 होंगे तो अभाज्य, और 2 सदृश यानी कि 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे तो भाज्य। तो ये संख्याएं भाज्य, इनके 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड है, तो इन्हें कहेंगे हम क्या? भाज्य संख्याएं। तो आप समझ गए होंगे अभाज्य और भाज्य किसे कहते हैं। अब किताब के इस प्रश्न में हमें पता करना है कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 भाज्य क्यों है। यहाँ पर किताब में उसने 2 प्रश्न पूछ रखे हैं। यहाँ पे उसने 2 दे रखे हैं कि एक तो उसने दे रखा है कि ये, और एक दे रखा है क्या? ये। मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इसके बाद जो आपको जो है दूसरा वाला खुद हल करना है कि ये हम पहले इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? बराबर इसको पहले गुणा करो, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो पहले हम गुणा करते हैं, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 कितना हुआ? तो 7 गुणा पहले हम गुणा करते हैं जोड़ना बान में। 7 गुणा 11 गुणा 13 आया 1001, और लास्ट में इसके धन क्या? 13। इनको जोड़ो, कितना आया? 1014। तो इसको हल करके आए, इन सभी संख्याओं हल के 1014। तो और उसके बाद 1014 संख्या है, उसके हमने अभाज्य गुणनखंड किया अलग से। अब में आप कर सकते हैं इसको अलग से। हमने 1014 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमने देखा कि 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो इस 1014 के जो गुणनखंड आए वो आया 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो यहाँ पर 2 संख्याओं से संख्या, मैंने अभी हमें कहा था जिनके गुणनखंड जो 2 सदृश संख्याएं हों, 2 से 2 होंगी तो अभाज्य होंगी, और 2 से होंगी तो क्या होंगी? भाज्य। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है इनके गुणनखंड में 2 सदृश संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो ये संख्या भी क्या होगी? भाज्य होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे इसके बाद गुणनखंड ये है, चूंकि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 के अभाज्य, जो संख्या दे रखी है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ये इसके बाद गुणनखंड आए थे, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः दिए संख्या एक भाज्य संख्या है, अतः ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और पता हो जाएगा कि भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि जो संख्या दे रखी थी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक थे, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इसको करने के बाद आप जो उसमें दूसरा वाला प्रश्न है, उसको इसी प्रश्न में दूसरा जो प्रश्न है उसको आप खुद करेंगे फिर कॉपी में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय अपना प्रश्न बनेंगी। इस तरह के प्रश्न आपने जो है छोटी कक्षाओं में कर रखे हैं। आपको यहाँ पर सिद्ध करना क्या है? 12 और 18 जो संख्याएं उसने दे रखी हैं, 12 मिनट 18 मिनट, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, उतना मिनट उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली खत्म हो गई है। प्रश्न 7 तक आप इसको फिर कॉपी में करेंगे। अब नए टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए थैंक यू।